और अभी तो हमने रेड बीज का हमला नहीं कराया है, हम हमला कराएंगे तब देखना क्या होगा। अब रेड बीज क्या है? असल मायने में बहुत सारी छोटी छोटी बोट हैं ईरानियंस के पास, उन बोट्स को ये ले जा करके जहाजों के ऊपर मिसाइल दागने में, छोटे गोले दागने में यूज कर सकते हैं। बोले हमारे पास अभी रेड बीज, लाल मधुमक्खियों का अटैक तो अभी हुआ नहीं है, हम वो करेंगे तब देखना कि हम रास्ते पर कैसा कंट्रोल करते हैं। कुल मिलाकर के सारी की सारी बातें अब इस बात पर टिकी हैं कि किसमें कितना है दम, दुनिया में हो रहा है गम। कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी का जो असर है वो विश्व अर्थव्यवस्था पर तो पड़ रहा है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन में ना ईरान पीछे हट रहा है ना अमेरिका। अमेरिका को तेल बेचने का मौका मिल रहा है, लेकिन ईरान के समर्थन में लोगों को लगता है कि भाई ईरान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जो काम किया उससे उसने अपने आप के साथ साथ उन सभी देशों की भी लीडरशिप कर ली जो कभी अमेरिकी दबाव में रहा करते थे। ऐसे में ईरान की सॉलिडरिटी में बहुत सारे लोगों के पोस्ट और ईरान के समर्थन में बहुत सारे देशों के अंदर एकजुटता कार्यक्रम रखे जा रहे हैं कि ईरान, तुमने अमेरिका के सामने डटने की जो क्षमता दिखाई ये काबिले तारीफ है। तो अब समझ ये नहीं आ रहा है कि अमेरिका जीत रहा है कि ईरान जीत रहा है, और इन दोनों में से कोई भी जीते हम सब देशों के ऊपर दिक्कत क्यों आ रही है, इसके लिए यूएन नामक संस्था कर क्या रही है। खैर अब जो भी है, केवल सवाल है, शहमात का खेल है, और इस पूरे शहमात के खेल में उम्मीद की जाती है कि ट्रंप की इस मैक्सिमम प्रेशर करने की जो स्ट्रेटजी है ये ईरान को किसी ना किसी तरीके से कामयाबी तक लेकर आएगी कि चलो भाई तुम लोग मान जाओ। चर्चा है कि ये लोग दोबारा बैठकर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले ईरान ने कहा है कि हम $270 बिलियन आपसे मांगते हैं, हमें पहले बनाने के पैसे दे दो, हमारे देश को आपने इतना नुकसान पहुंचाया है, हम आपके साथ बातचीत को तैयार हो जाएंगे। तो भाई साहब $270 बिलियन का बिल लेकर के ईरान तैयार बैठा है अमेरिका के साथ अगली वार्ता के अंदर। तो अब अगली वार्ता होगी नहीं होगी ये तो अब आगे का समय बताएगा। इस बीच में एक खेला और हुआ, लेबनान और इजराइल ये दोनों आपस में अमेरिका के अंदर मीटिंग कर लिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के अंदर बैठ करके ये अमेरिका के अंदर जो वहां के मार्को रूबियो हैं उन्होंने दोनों के एम्बेसडर्स को बुला करके बातचीत कार्यक्रम रखवा दिया। लेबनान के साथ बातचीत होती है साहब, और इस बातचीत में सार ये निकाला गया कि लेबनान और इजराइल तय करें कि हमले होने या नहीं होने। हिजबुल्लाह कहा कि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं। आप पहले भी बताया था कि लेबनान के अंदर असल में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो हिजबुल्लाह है। लेबनान की जो आबादी है उसके अंदर 33% ईसाई है, 33% सुन्नी है, 33% शिया है, और सब लोगों के पास अलग अलग प्रतिनिधित्व है। जैसे शियाओं के पास में वहां पर स्पीकर का पद है, तो सुन्नी वहां पे प्रधानमंत्री होता है, तो राष्ट्रपति वहां पर ईसाई होता है। और हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया संगठन है, वो वहां की पूरी पावर डायनेमिक्स में अपनी फोर्सेस को कंट्रोल करता है। सेना भले अलग होगी लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी सेना बना रखी है, तो वो इस वार्ता के खिलाफ है। तो अब जो वार्ता इन दोनों के बीच में हुई ये भी काफी समय बाद हुई है। तो अब दुनिया के अंदर जंग जितने भी प्रकार की चल रही हैं उन सब में वार्ताओं के भी कोई सार निकलते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि कोई ना कोई ग्रुप उन्हें मानने से इनकार कर दे रहा है। तो कुल मिलाकर के जब तेल का इंपोर्ट बाधित हो रहा हो और उस समय पर बाजारों पर असर पड़ रहा हो, तो इसके असर कहां कहां पर और देखे जा सकते हैं। तो इधर देखिए, भारत पर तेल का असर, चाइना पर तेल का असर, साउथ कोरिया पर तेल का असर, जापान पर तेल का असर, यानी कि बाजारों में तेल के असर से $100 $170 प्रति बैरल तक तेल की कीमतें पहुंचने की उम्मीदें फिलहाल लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि अगर यह मामला जारी रहा तो आने वाले समय में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान ये सभी वो देश रहेंगे जिन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित होने का असर पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि क्षेत्रों में लोकल रिपोर्ट्स का मानना है कि क्षेत्रीय जीडीपी जो है ना वो 0.3% से लेकर 0.8% तक गिर सकती है। वैश्विक स्तर पर 3.2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में जाने का खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार 97 से लेकर $299 अरब तक का नुकसान इस ब्लॉकेड से हो सकता है। ये इंटरनेशनल IMF की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ग्रोथ जो है ना विश्व की उसे 3.1% 2026 में एक्सपेक्ट किया गया है, ये मानते हुए कि साहब इस समय पर जो ग्रोथ रेट है वो आप समझ कर देखिए कि जहां 3.1% ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, पिछली बार 2025 की ग्रोथ रेट के मुकाबले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितना असर पड़ा है उसको यहां पर दिखाया गया है। 2025 में दुनिया 3.4% की दर से बढ़ी थी, 3.1% की दर से 2026 में बढ़ेगी, ऐसा IMF का मानना है। IMF का मानना है कि जो यूएस की ग्रोथ रेट है उस पर अगर आप सकारात्मक असर देखो तो वो 2.3% से बढ़ेगी, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा, लेकिन चाइना की ग्रोथ रेट गिरकर 4.4% तक आएगी 5 से।
वहीं यूरोप की ग्रोथ रेट घटेगी। मतलब इस पूरे युद्ध से अमेरिका की ग्रोथ रेट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड भारत की ग्रोथ रेट भी 7.6 से 6.5% आने की, ये आईएमएफ की रिपोर्ट को आप बहुत वैल्यू दे सकते हैं। अफ्रीका की भी ग्रोथ रेट घटेगी। मतलब समझकर देखिए कि युद्ध किसी एक के लिए फायदे का हो रहा है, विश्व के लिए यह नुकसान का है। यूके की अर्थव्यवस्था को गिरता हुआ प्रेडिक्ट किया गया है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। मतलब समझकर देखिए कि इस पूरी जियोपॉलिटिकल टेंशन ने विश्व के अंदर संकट खड़ा किया है और अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर दिख रहा है। बात करी जाए ईरान की, तो ईरान की तरफ से क्या संदेश दिया गया है? बोले अमेरिका वाले झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। बोले क्या नहीं है? बोले अमेरिका वाले जो ये कह रहे हैं ना कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं निकला, ये देखो खूब सारे जहाज पानी के तैर रहे हैं। तो आरटी की तरफ से ये खबर दी गई कि देखो साहब खूब सारे जहाज पानी के अंदर अभी भी हैं। और अमेरिका में इजराइल और लेबनान की वार्ता दुनिया को दिखाने के लिए हुई, लेकिन असली ग्रुप तो लेबनान के अंदर बैठा हुआ हिजबुल्ला था, उससे कोई वार्ता नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में हिजबुल्ला ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब लेबनान पर भी होने वाले हमले रुकने वाले नहीं है, अर्थात ईरान की शर्तों के अंदर जो शर्त थी कि लेबनान पर हमले नहीं करोगे, वो भी रुकने वाले नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि ये रुकेंगे या ईरान रुकेगा।